सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया देहरादून में राइज इन उत्तराखंड एग्जीक्यूशन का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और सांसद नरेश बंसल भी रहे मौजूद। ND24 से खास बातचीत में बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार कर रही अभिनव कार्य, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है सरकार की प्राथमिकता। खेल मंत्री रेखा आर्या पहुंची मुनि की रेती। पूर्णानंद खेल स्टेडियम का लिया जायजा। स्टेडियम में फैली अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। ऋषिकेश मेयर ने उठाए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल। फेसबुक पेज हैक करने का है मामला। गिरफ्तार युवक बीजेपी युवा मोर्चा का पदाधिकारी। खटीमा में प्रशासन की छापेमारी में लकड़ी तस्कर आए गिरफ्त में। यूकेलिप्टस के पेड़ काटकर ले जा रहे थे उत्तर प्रदेश। सिंचाई विभाग की जमीन से काटे गए थे पेड़। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देहरादून में राइज इन उत्तराखंड एग्जीबिशन लगाई गई है। 3 दिनों तक चलने वाली इस एग्जीबिशन का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राइज इन उत्तराखंड जैसी शानदार प्रदर्शनी में उत्तराखंड सहित केंद्र सरकार के 34 अलग अलग विभागों ने हिस्सा लिया। इस तरह के आयोजनों से उत्साहवर्धन होता है। प्रदेश के बहुत सारे विभाग इसमें हैं। कुछ तो विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन हमारे देहरादून के ही हैं। जैसे DRDO, डील उनके हैं, इसरो के हैं, ICSR है, IIP है, कोयर बोर्ड है, नेशनल हाइड्रोग्राफी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया है। सब प्रकार के जो स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने वाले विभाग हैं, जिनके यहाँ रिसर्च चलता रहता है और नई पीढ़ी को उस रिसर्च के बारे में पता लगे, उसके उद्देश्य को लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और जिस प्रकार से युवकों का उत्साह मैं देख रहा हूँ, उससे मुझे संतोष है कि ये प्रदर्शनी अपने उद्देश्य को पूरा करेगी। यहाँ पर 34 विभिन्न विभागों के द्वारा मेगा एग्जीबिशन में भाग लिया गया है और ये बहुत ही शानदार पहल है। उत्तराखंड और भारत सरकार के सभी विभिन्न विभागों ने भाग लिया है और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजनों से सभी को एक प्रेरणा भी मिलती है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। मेक इन इंडिया के तहत चलने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी कार्यक्रमों को हमारी सरकार प्राथमिकता से देगी और जन जन तक पहुंचाने के लिए। और 2025 जो हमारा रजत जयंती वर्ष है, उस वर्ष को और शानदार बनाने के लिए सभी विभागों से, सभी लोगों से हमने अनुरोध भी कर रहे हैं कि वो भी अपने कार्यक्रम और अपना रोड मैप उसके हिसाब से बनाए। देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में टीबी सेंटर शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने टीबी के क्षेत्र में यह शुरुआत कर एक नेक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक प्रदेश टीबी मुक्त हो। इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ND24 के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा डॉक्टर धन सिंह रावत ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है ND24 में आपका। चिकित्सा शिक्षा आपके पास है सर, इसको लेकर क्या कुछ आयाम है सरकार? देखिए, हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अभिनव प्रयोग कर रही है और ये प्रयोग इसलिए कर रही है कि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की तरफ से है कि वो कैसे जो है हर आदमी हमारा ठीक रहे। तो आपने देखा होगा कि हम 258 जांचें फ्री कर रहे हैं। जो मरीज हॉस्पिटल में आता है उनको दवाइयाँ निःशुल्क दी जाते हैं। हमने गर्भवती महिलाओं को घर से हॉस्पिटल तक लाना और जब जच्चा बच्चा हो जाता है फिर घर तक छोड़ना, इसके लिए भी हमने व्यवस्था बनाई है कि हमारी खुशियों की सवारी लेके आएगी। टीबी मरीजों को फ्री की दवाई दे रहे हैं। जो हमारे हर प्रकार के मरीज हैं उनके लिए सरकार की तरफ से आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री दे रहे हैं। तो सरकार ये चाहती है कि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक जो है वो जल्दी से ठीक भी हो जाए, जो बीमार हैं। और हमारे प्रदेश में
2024 तक का हमने टारगेट रखा है कि हम टीबी मुक्त अपने राज्य को कर दें। सर शिक्षा और उच्च शिक्षा भी आपके पास है, लेकिन कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है, इसको लेकर क्या? देखिए, सरकारी कॉलेज में तो फीस है ही नहीं। वहाँ तो हम किताबें फ्री दे रहे हैं, बिल्डिंग फ्री है, वहाँ 100% प्रोफेसर आ गए। अगर किसी निजी महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में फीस ज़्यादा होगी तो आप मुझे अलग से बता देना। सहकारिता को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, इसके लिए आपका क्या रुख है? देखिए, कोऑपरेटिव में 2017 से पहले जो भी गड़बड़ियाँ हुई, क्योंकि मैंने सदन में भी कहा है, और ये सारी गड़बड़ियाँ कांग्रेस के ज़माने में हुई, हम तो उसको सफाई करने में लगे हैं कि कैसे ठीक हो व्यवस्था। अच्छा, एक सर्किट बनाने की आपने बात की है कल पौड़ी और श्रीनगर में, इसको लेकर क्या कुछ आगे भविष्य योजना है? देखिए, हम जो हमारा पौड़ी है वो बहुत खूबसूरत है, हजारों लाखों पर्यटक वहाँ आते हैं। फिर खिरसू है, फिर देवलगढ़ है, धारी देवी है, कमलेश्वर है। इसके लिए हम एक पर्यटन सर्किट बना रहे हैं ताकि कोई भी तीर्थयात्री वहाँ जाएगा या पर्यटक वहाँ जाएगा तो पूरे सर्किट में वो घूम के आ सकते हैं। और बहुत अच्छा वहाँ हमारा खिरसू बहुत सुंदर है, हमने वहाँ बासा भी बना रखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी हमारा तीर्थयात्री जाते हैं या पर्यटक वहाँ जाता है तो उसको जो है अच्छा लगेगा कि भाई हम अच्छी जगह आए। तो डॉक्टर धन सिंह रावत हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि चाहे पर्यटन सर्किट की बात हो या फिर जिस तरीके से फीस वृद्धि की बात हो, अगर इस तरह का कोई भी मामला अगर किसी भी कॉलेज में आता है तो उनके संज्ञान में लाया जाए ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ ND24 के लिए कैलाश बेस्ट। उत्तराखंड के जसपुर में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों पर लगे लाउड स्पीकर्स को उतारने की कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर थाना परिसर में एक बैठक हुई जिसमें पुजारी, मौलवी और गुरुद्वारों के पाठी मौजूद रहे। बैठक में कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर उतारने की अपील की। साथ ही ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई करने की भी बात कही। और कमेटी के अध्यक्षों को बुलाया गया था, मीटिंग ली गई है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है दिशा निर्देश दिए गए थे पूर्व में भी, और अनुपालन कराने, कड़ाई से अनुपालन करने के लिए आदेशित किया गया था कि जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के ऊंचाइयों पर जो उनकी मीनार हैं, छत हैं और उनकी चोटियों पर जो भी लाउड स्पीकर लगे तुरंत उतारे गए। अनुपालन करने और कराने के हेतु जो है के लिए समस्त लोगों को बुलाया गया था। और आज ही इसमें बताया कि शाम तक अपने अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से लाउड स्पीकर उतार कर तुरंत हमें प्रमाण पत्र भी देंगे, और यदि जो दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मंगलौर में बकरीद को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इसके तहत शहर काजी सहित मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ पुलिस ने एक बैठक की जिसमें बकरीद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की अपील की गई। कोतवाल प्रभारी राजीव रौथान ने कहा कि बकरीद आपसी सौहार्द के साथ मनाएं, कुर्बानी खुले में ना करें। ये मीटिंग मुनाकिद की गई है, इसका मकसद यही है कि ये खुशी का त्यौहार है और खुशी के त्यौहार का मकसद ये होता है कि जैसे हम लोग चाहते हैं हमें खुशी हासिल हो, ऐसे ही हमारे बिरादरान वतन को भी खुशी हासिल होनी चाहिए और अपनी खुशियों में उनको शरीक करना चाहिए। हमारी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को अदियत और तकलीफ पहुँचे। तो आज हमने इस मीटिंग में यही बात कही है कि एक तो जानवरों की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर न डाली जाए और ख़ासतौर जानवर को ज़िबा करने के बाद उनकी तस्वीरें भी ना डाली जाए, और जब जानवर को ज़िबा किया जाए तो ऐसी जगह ज़िबा किया जाए जहां पर्दे का इंतजाम हो। ईद के त्यौहार और कांवड़ मेले को दृष्टिगत रखते हुए आज जो है धर्मगुरुओं की बैठक ली गई थी कोतवाली में, यहाँ पे मदरसे में। तो इसमें जो है आगामी ईद के संबंध में सर्वप्रथम तो आगामी जो ईद आने वाली है उसके लिए सबको बधाइयाँ दी गई है। कुर्बानी स्थल के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी वो दिया गया है, मुफ्ती साहब को के थ्रू ये बताया गया है कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी से जब इसी संबंधित वो न डालें ताकि लोग कहीं उसका नाजायज़ गलत फ़ायदा उठाकर उस पर जो है सांप्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश। थराली नगर पंचायत में आमजन को स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं मिल पा रही है। नगर में बहुत ही कम संख्या में स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। भेटा वार्ड समेत कई बाजारों में स्ट्रीट लाइट लंबे समय से खराब पड़ी हुई है। बावजूद इसके स्थानीय व्यापारियों से सुविधाओं के नाम पर यूजर चार्जेस वसूला जा रहा है। इस मामले में अधिशासी अधिकारी टंकार कौशल ने 1 सप्ताह के अंदर सभी खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट सुधार करने की बात कही है। साथ ही जहां नहीं है वहां जल्द ही स्ट्रीट लाइट लगाने का आश्वासन दिया। ये लाइटें लगी है तभी से ये खराब चल रही है,
तो विगत यहाँ पर आने जाने वाले को परेशानी होती है, राहगीर चलते हैं, रात भर अंधेरा रहता है और जिस हिसाब से ये लाइटें लगी हुई है उस हिसाब से ये जब लगी और उसके कल को ही खराब हो गई। और हमने स्थानीय नेताओं को और नगर पंचायत रालिया से ये शिकायत बार बार की है कि भाई व्यावसायिक दुकानें हैं उनके आगे की जो लाइट है ये सही कर दे, माल सामान बाहर में रहता है, कई चीज़ें हैं, तो ये अभी तक वो कोई सुनवाई ही नहीं करते इस बात। ट्राली के बारे में पूछा, मैं तो कह रहा हूँ कि भगवान भरोसा है। यहाँ पर जो लाइटें इन्होंने पूर्व में लगाई थी, कुछ लाइटें इधर दिखाई दी, 2-4 दिन तो जली, लेकिन वर्तमान में ना वहाँ पोल दिखाई दे रहे हैं और ना स्ट्रीट लाइट का कोई पता है कि मार्केट में स्ट्रीट लाइट लगाई होगी इन्होंने। थराली है यहाँ पर, जो मेन थराली है उसमें भी अभी लाइटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब कहीं कहीं नहीं है, काफ़ी क्षेत्र में है, काफ़ी में नहीं है अभी भी। तो उसके लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें अतिशीघ्र जो है उसमें लाइटें लग। लालकुआं में रेल प्रशासन ने नगीना कॉलोनी में घरों का निर्माण हटाने के नोटिस चस्पा किए हैं। इसके लिए रहवासियों को 15 दिन का समय दिया गया है। इससे कॉलोनी के रहवासी खासे नाराज हैं। रहवासियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन करके जुलूस निकाला और तहसीलदार को जिलाधिकारी और विधायक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। परेशान करते हैं, बताओ किस लिए परेशान करते हैं हमें? उनकी जगह नहीं है, हम बचपन से रहता है, आज तक हमें उठाने नहीं आए, अब क्यों उठाने आ रहे हैं हमें? विधायक से भी कहा, विधायक के पास भी गए हम, उन्होंने कहा भैया हम क्या करें, हमें देखो सरकारी रोड भी दी गई है हमको, बच्चे लाइट का वो भी दिया गया है हमें, और सरकारी स्कूल भी दिए गए हैं हमें। आज तहसील पहुंचे हैं हम जनता को लेकर, रोड, पानी का बिल, बिजली का बिल, वोटर, सारा कुछ है इनके पास। जब वोट अभी चुनाव हुए, चुनाव में कोई चुनाव से पहले इन्होंने एक बार फिर नोटिस लगाया, आए, फिर आंदोलन हुआ, चुनाव आया, चुनाव के बाद रोक दिया गया, उसके बाद चुनाव खत्म होते ही फिर 6 महीने के बाद फिर नोटिस लग गया है। और बरसात का दिन है, गर्मी का दिन है, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले, लिखने वाले। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, रेलवे प्रशासन से, हम रेलवे का विकास के विरोधी नहीं है, वो विकास करे, बशर्ते कि यहाँ की कॉलोनी वासियों को पुनर्वास किया जाए, उनके लिए जितना उनकी जमीन का घर टुकड़ा लिया जा रहा है उनको दिया जाए, नहीं तो लोग यहाँ पे अनशन भूख हड़ताल पे बैठेंगे और ये आंदोलन लगातार उग्र होगा और आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जो नोटिस हम लोगों ने दिए हैं रेलवे विभाग ने, तो रेलवे विभाग जब भी चाहेगी हम उस हिसाब से कहाँ क्या उनको विस्थापित किया जा सकता है, उस एंगल से भी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इंक्रोचमेंट तो इंक्रोचमेंट, इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि सरकारी भूमि पे और फ्यूचर में जब किसी विभाग द्वारा उसका एक्सटेंशन किया जाना है तो उन जगहों पे इंक्रोचमेंट ना करें कि अल्टीमेटली कहीं न कहीं कभी न कभी उन लोग को हटना पड़ेगा। ऋषिकेश मेयर के फेसबुक पेज को हैक करने के मामले में पुलिस ने जून में भाजपा के युवा मोर्चा पदाधिकारी को गिरफ्तार किया था। अब इस गिरफ्तारी पर मेयर ने न सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि आरोपी को निर्दोष बताते हुए पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने पुलिस के तहकीकात के तरीके पर शंका जताते हुए कहा है कि देहरादून की पुलिस की जांच शायद भगवान भरोसे चलती है। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को फेसबुक अकाउंट को हैक किया गया था। 19 मई को मेयर के जनसंपर्क अधिकारी ने पुलिस से शिकायत की थी। 13 जून को पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के जिला सह प्रभारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। वेरीफाई पेज हैक हुआ था 22 अप्रैल को, उसमें हमने FIR दर्ज करवा दी थी साइबर क्राइम में। पुलिस प्रशासन की इसमें मैं किन शब्दों में उनकी तारीफ करूं, किस शब्दों में वो गुणगान करना चाहिए उनका, कि जिस प्रकार से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपने सिर से बला टालने के लिए उन्होंने साइबर क्राइम को कैसे रोकते होंगे पुलिस वाले, ये चीज़ एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। खटीमा में प्रशासन ने लकड़ी तस्करी को लेकर के कार्रवाई की है, जिसके तहत यूकेलिप्टस से भरे हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा गया। ये पेड़ मझोला गांव में सिंचाई विभाग की जमीन से काटकर यूपी ले जाए जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में यूकेलिप्टस के 18 पेड़ भरे हुए थे। पचास 60 के लगभग यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हुए थे, जिसको अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको काटकर ट्रॉली के द्वारा कहीं बाहर ले जाया गया। मुझे सूचना प्राप्त, सूचना मिलती है, हमने पटवारी और तहसीलदार को मौके पर भेजा। वहाँ पर 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यूकेलिप्टस के पेड़ की कटे हुए हम यहाँ पर तहसील परिसर में ले आएंगे। उसकी विधिवत हम नीलामी की प्रक्रिया करेंगे और ये जांच कर रहे हैं कि किस व्यक्ति द्वारा ये कार्य किया गया, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए।
बाजपुर में गोलीकांड के मृतक कुलवंत सिंह के परिजनों ने विधायक प्रतिनिधि राजकुमार के नेतृत्व में सीओ वंदना वर्मा से मुलाकात की। इस दौरान मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई थी, जिसमें कुलवंत सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। लड़के को कम से कम 2 महीने हो गए खत्म हुए को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से और भी बाहर घूम रहे, बहुत से अंदर गए हुए हैं। मुझे इस बात का निर्णय चाहिए मेरे बच्चे का कातिल कौन है। तक कुलवंत है, उसके माता पिता और यहाँ के ग्रामवासी सारे लोग आज सीओ मैडम से मिले और उनसे यही मांग की है कि इस घटना को हुए 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है और इसमें 302 में FIR नाम दर्ज है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। तो आज प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। इसी बारे में आज सीओ मैडम के पास हम लोग आके मिले। पुलिस पता नहीं किस दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही है। हम तो ये पहली बार है, हिंदुस्तान के कानून में पहली बार देख रहे हैं कि जो 302 के मुलजिम हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर लेके मुकदमे लिखे गए थे और एक पक्ष के हमने लगभग 11 लोग जेल में भेजे हैं। उन लोगों के खिलाफ हमें CCTV फुटेज और उनके कुछ गवाहों के बयान, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर हमने उन पर गिरफ्तारी की है। जो दूसरा पक्ष है, अभी उस पक्ष से कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है क्योंकि अभी उसमें हमने सभी वेपन FSL के परीक्षण के लिए भेजे हैं। तो जैसे ही परीक्षण रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है तो मौके पर लगभग 60-70 राउंड चले हैं। तो किसके बंदूक से कौन सी गोली चली है, इसका परीक्षण होने के उपरांत जिस भी व्यक्ति के वेपन से वो गोली चली होगी उसी की गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे लोहाघाट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान डिग्री कॉलेज परिसर में खरेला महोत्सव के तहत उन्होंने पौधारोपण किया। पूर्व मंत्री पांडे ने NCC कैडेट्स और कॉलेज की छात्र छात्राओं को पौधों की देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कीमत हम कोरोना काल में देख चुके हैं। इस दौरान कॉलेज परिसर में पूर्व मंत्री ने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य द्वारा की गई। वहीं कार्यक्रम में कई भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुझे लोहाघाट आने का, इसे देश को और विश्व की मानव जाति को वसुधैव कुटुंबकम के भाव से सबको एक करना और सबके कल्याण की बात करती है, जिसका प्रमाण है कि कोविड काल की मुसीबत के दौर में व्यक्ति एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए भटकते हुए पाए गए, लेकिन सही वक्त पे कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिला। इसे संवेदना को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस उत्तराखंड प्रदेश को, जो पहले से ही ऑक्सीजन दाता प्रदेश है, यहाँ प्रकृति काफी अच्छी है और हम लोग अन्य स्टेटों को भी ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, बावजूद इसको और स्वस्थ बनाया जाए, इसको और मजबूत बनाया जाए ताकि देश के अंदर कभी मानव जाति को ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। इस महत्ता को समझते हुए हरेला का जो त्योहार है 16 जुलाई को, 23 जून से लेके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस 23 जून को होता है। बीते 6 जुलाई को उनकी जयंती थी। इस पूरे पखवाड़े को प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है। हरिद्वार के विष्णु लोक कॉलोनी में दबंगों का कब्जा बना हुआ है। थाने में शिकायत के बाद एक युवक के साथ दोबारा मारपीट की गई, जिसमें युवक को काफी चोटें आई हैं। युवक के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को भी अंजाम दिया गया। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर जानबूझकर आरोपियों को गिरफ्तार न करने के आरोप लगाए। वो जो वहाँ पे शराब बेचते हैं, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जेब से पैसे छीन के ले गए। कलेक्शन से सोने की चांदी के लिए लेके गए। परसों भी वो लड़के आए थे, उन्होंने झगड़ा किया था, हमने रिपोर्ट लिखवा रखी है और कुछ लड़कियों उनमें से उठाई भी थी पुलिस ने, लेकिन वो सारे नहीं उठाए गए और लड़के बार बार ये पंजेबाजी करते हैं। पुलिस वाले कल हमारे साथ गए थे और आज उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा, लेकिन वो घूम वहीं पे। जसपुर में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवहन विभाग भी सतर्क हो गया है। इस दौरान उधम सिंह नगर में परिवहन विभाग के द्वारा वाहनों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं परिवहन विभाग अधिकारी ने बताया कि स्कूली वाहनों में क्षमता से 2 गुना ज्यादा बच्चे बैठे मिले, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्कूली वाहनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कई वाहनों को सीज भी किया गया है। अभी तक 15 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। हालांकि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। प्राइवेट वाहन बच्चे ढो रहा था और 2 डिलीवरी वैन बंद की गई। भविष्य में ये कार्यवाही जारी रहेगी।
उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोहेड़, मथरपाल, धारकोट मोटर मार्ग पर लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन होने के कारण कई सड़कें बंद रहीं, जिससे यातायात बंद रहा। वहीं गरमथा तोक पर मलबे के कारण एक और कार मलबे की चपेट में आ गई है। स्थानीय लोगों ने वाहन को देखते ही तुरंत मलबे को हटाने का प्रयास किया, तो वहीं जिला प्रशासन ने बंद पड़े मोटर मार्ग को खोलने के लिए जेसीबी मशीन भेजी। कल रात भारी बारिश के कारण यहाँ कोहेड़ मथरपाल रोड के गरमथा तोक के समीप भारी मलबा आने के कारण यहाँ पे एक बाइक और एक बोलेरो गाड़ी मलबे की चपेट में आ गई है, जो कि बाइक और रोड भी अवरुद्ध हो चुका है। तो मैं प्रशासन और शासन और यहाँ पे PMJSY से भी अनुरोध करता हूँ कि आप संपर्क मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू रूप से खोलने। मसूरी के विकास में खास योगदान देने वाले पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय हुकुम सिंह पवार पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वर्गीय हुकुम सिंह राज्य आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक और मसूरी रोपवे के जनक माने जाते हैं। संगोष्ठी में सबसे पहले उनकी धर्मपत्नी सरोज पवार का सम्मान किया गया और कई फैसले लिए गए। मसूरी झूलाघर का नाम पवार के नाम पर रखा जाएगा। शादी शहीद स्थल पर उनकी प्रतिमा लगाने पर सहमति बनी है। पवार के जन्म दिवस पर उनकी प्रतिमा का शिलान्यास किया जाएगा। सितारगंज में कैलाश और बैगुल नदियां उफान पर हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने ग्रामीणों को बचने के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसे लेकर प्रशासन ने 15 जून से लेकर के 30 सितंबर तक के लिए बाढ़ चौकियां बनाई हैं। वहीं तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने बताया कि पिछले साल की तरह इस बार भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने 3 बाढ़ चौकियां बनाई हैं, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज शक्ति फार्म, आंगनबाड़ी केंद्र भवनपुरी, पंचायत भवन रुद्रपुर में बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जिसमें कई विभाग के कर्मचारियों को बाढ़ चौकियों में तैनात किया गया है, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा की जा सके। साथ ही प्रशासन ने नदी किनारे बसे ग्रामीणों से सुरक्षित जगह पर जाने की भी सलाह दी। हमने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो मानसून सत्र है 15 जून से 30 सितंबर तक के लिए तहसील अंतर्गत 3 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं। परगने के अंतर्गत 5 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं। 3 हमारी सितारगंज में हैं, 2 हमारी नानकमत्ता तहसील में हैं। इन सब के लिए हमने तहसील अंतर्गत एक बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो 24x7 खुला रहेगा और जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को रोस्टर के अनुसार नामित किया गया है। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे लाखों की तादाद में बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। विपिन कैंथोला ने कहा कि अभी 3000 भर्तियों के लिए 7 लाख से ज्यादा युवाओं ने एयरफोर्स में नौकरी के लिए आवेदन किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवाओं में इस योजना के प्रति कितनी जागरूकता है। उन्होंने कहा कि इतने युवाओं की भीड़ जुटना विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। अग्निवीर योजना जो है वो देश के युवाओं के भविष्य को देख करके केंद्र सरकार ने बनाई थी और ये सारा जो आंदोलन था, ये आंदोलन हम समझ सकते हैं, हम सब ने देखा है कि ये आंदोलन विपक्षी लोगों ने, विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से भड़काया, उनके मुंह में आज करारा तमाचा ये है कि 3000 भर्तियों की सापेक्ष 7.5 लाख युवाओं ने रिकॉर्ड आवेदन इस 3000 पदों के लिए किए हैं। तो जो युवराज सेना का जो सपना था, जो बांटने का सपना था, वो कभी पूरा हो नहीं सकता। ये कितनी भी साजिशें करे विपक्षी दल, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। भारत के युवा जानते हैं, देश के युवा जानते हैं कि देश की सुरक्षा, देश के सम्मान के लिए उनको क्या करना है। देहरादून के सचिवालय में सूचना विभाग की समीक्षा बैठक हुई। नई फिल्म नीति 2022 को लेकर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने एक बैठक ली, जिसमें फिल्मों को उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में व्यवहारिक और सरल बनाए जाने को लेकर के चर्चा हुई। राज्य में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग, रोजगार पैदा करना और प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलने जैसे खास उद्देश्य रहा। बैठक में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की तरह वार्षिक समारोह आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई। स्थानीय बोली में बनी फिल्म को भी बॉलीवुड और हॉलीवुड की तर्ज पर महत्व देने के निर्देश दिए गए। रुद्रप्रयाग में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोग बगड़ में और केदारनाथ हाईवे भटवाड़ी सैंड में बंद हो गया है। दोनों हाईवे बंद होने से 4 धाम यात्रा पर जाने वाली तीर्थयात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे का पानी एक स्कूल में घुस गया, जिस कारण स्कूल में अफरा तफरी मच गई और मजबूरन स्कूल को बंद करना पड़ा। जगह जगह जल भराव के हालात हैं।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।